Hi friends, welcome again to the last part of किंगसिम कास्ट एंड क्लास्ट। तो किंगसिम कास्ट एंड क्लास जो थर्ड चैप्टर है ये उसका लास्ट पोर्शन है, लास्ट टॉपिक है एक्सप्लेनिंग द सोशल डिफरेंसेस ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य में जो सूत पिटक है उसमें कहानी दी गई है। उसी कहानी के बेस पे यहाँ पे सोसाइटी में जो सोशल डिफरेंसेस हैं उनको बताने की कोशिश की गई है। देखिए, नॉर्मली जो बौद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें हर उस चीज के ऊपर आवाज उठाई गई है जो पहले से ब्राह्मणिकल नॉर्म्स में चला हुआ था। तो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स में जो सोशल डिफरेंसेस थे वो सोशल डिफरेंसेस शुरुआत में ऋग्वैदिक काल में चार सोशल डिफरेंसेस बताते हुए फोर क्लास डिस्कस की गई है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके बाद सोशल डिफरेंसेस में जैसे ही टाइम फ्रेम आगे बढ़ता है तो सोशल डिफरेंसेस के लिए कास्ट सिस्टम को वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों में दिया गया है। और उसी के साथ जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में जो लोअर क्लास है उस लोअर क्लास को अलग से डिफाइन करते हुए उनकी ड्यूटीज को भी एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो बौद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें बताया गया है कि जो सोशल डिफरेंसेस थे उसका ओरिजिन कैसे हुआ। और उन्होंने बताया कि ये सोशल डिफरेंसेस है, जैसे कि ब्राह्मणिकल नॉर्म्स बोलते हैं कि सोशल डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन द डिवाइन थ्योरी, कि डिवाइन थ्योरी के ऊपर एक देवीय सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं किया जा सकता। और साथ ही ये सोशल डिफरेंसेस का जो बेस है वो ब्राह्मणिकल थ्योरी में बाई बर्थ बताया गया है कि जन्म के आधार पर एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर क्लास में जन्म लेता है और उसी के अकॉर्डिंग उसके प्रोफेशन डिसाइड होते हैं और वही उसे लाइफ लॉन्ग उसे फॉलो करना होता है। लेकिन जो बौद्धिस्ट टेक्स्ट है वो इसके अपोजिट में कुछ थ्योरी रखते हैं और वो थ्योरी है उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इसका जो फिलोसफी है ये आप यदि यूरोपियन लिटरेचर पढ़ोगे तो वहां पे भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी रूसो के द्वारा दी गई है। तो वहां पे जो रूसो ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है वो जस्ट इसी को ही उसने एक तरह से फॉलो किया है। तो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में सिंपल सा जो बेस दिया गया है उस बेस का यदि हम कॉमन वर्ड्स में समझने की कोशिश करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या थी, तो जो बौद्ध टेक्स्ट जो सूत पिटक है उसमें कहानी के द्वारा सिंपल से बताने की कोशिश की गई है कि शुरुआत में ह्यूमन बीइंग है वो इंडिविजुअल रहा होगा। उसके बाद इस ह्यूमन बीइंग ने अपनी एक फैमिली को डेवलप किया होगा। फैमिली के बाद एक किनशिप बनी होगी और किनशिप के बाद एक बड़ा ग्रुप सोसाइटी का बना होगा। इस सोसाइटी के इस बड़े ग्रुप ने अपने सेफ्टी के लिए या अपने रिसोर्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए सिंपल सा एक कॉन्ट्रैक्ट किया होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट ने उसने अपने में से बीच में से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अपने लीडर के रूप में चूज किया होगा, जिसे कि बाद में किंग बोल दिया गया। और इस किंग जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता था इसके बदले में जो सिटीजन थे वो उसे टैक्स के रूप में अपने रिसोर्स का एक हिस्सा देते थे। यानी कि ये टैक्स वाला सिस्टम यहाँ से निकल के आया कि किंग को टैक्स इसलिए देता था कॉमन सिटीजन क्योंकि वो उसको लीड कर रहा था, वो उसके लिए कुछ ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा था। और ये जो सारा सिस्टम था ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में डेवलप हुआ था। लेकिन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में ये है कि ये जो सिस्टम है ये डिवाइन बेस पे है, लेकिन बौद्धिस्ट टेक्स्ट से बोलता है कि ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को जिस दिन चाहे सिटीजन चाहे तो उसी दिन इसको अस्वीकार भी कर सकते हैं और अपने पुराने तरीके को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ये उनको परमिशन बौद्धिस्ट टेक्स्ट में दी गई है। तो इसमें शुरुआत है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ किनशिप वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस, कि जो किनशिप वाला जो राजत्व वाला सिस्टम था, राजा और प्रजा का जो संबंध है ये ह्यूमन चॉइस के ऊपर डिपेंड था। यानी ह्यूमन ने अपनी चॉइस से इसको शुरू किया था। विद टैक्सेज एज फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द किंग, जिसमें कि जो सिटीजन है वो टैक्स देते थे, किसके बदले में? ये टैक्स था एक पेमेंट जो कि राजा के द्वारा कुछ सर्विसेज अपने सिटीजन्स को रेंडर की जाती थी, उसके बदले में सिटीजन उसे टैक्स के रूप में पे कर रहे थे। एट द सेम टाइम इट रिवील्स रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन अर्जेंसी इन क्रिएटिंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशन। इसके साथ ही ये जो पूरा सिस्टम है इसी सिस्टम ने ह्यूमन बींग्स के बीच इकोनॉमिक और सोशल रिलेशंस को शुरुआत की और शुरुआत करने के साथ ही उसे बाद में एक इंस्टीट्यूशनल रूप दिया। ह्यूमन बींग्स के आपस के आर्थिक और सामाजिक संबंध क्या होंगे इनकी शुरुआत भी यहीं से होती है। इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट सिंस ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ द सिस्टम दे कुड ऑल्सो चेंज इट इन फ्यूचर।
तो ब्राह्मणी का टेक्स्ट जो सबसे बड़ी बात ये बोल रहा है यहाँ पे, उसकी डिवाइन थ्योरी की अपोजिट ये बोलने की, डिवाइन थ्योरी का अपोज करते हुए इसमें बौद्धिस्ट टेक्स्ट में बोला गया है कि ये जो सारा सिस्टम है, इस सारे सिस्टम के क्रिएशन के लिए ह्यूमन बींग्स वर रिस्पॉन्सिबल, कि सारे सिस्टम का निर्माण ह्यूमन बींग्स ने किया है, इसलिए जिस दिन ह्यूमन बींग चाहें उसे फ्यूचर में इसे चेंज कर सकते हैं। दे कुड ऑल्सो चेंज इट इन द फ्यूचर, कि जब उनकी इच्छा हो भविष्य में वो इसे चेंज भी कर सकते हैं। द किंग वॉज इलेक्टेड बाय द होल पीपल, और जो राजा का जो निर्वाचन होता था वो सारे सिटीजन्स के द्वारा मिलके किया जाता था। और ये सिस्टम बाद में ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ कि राजा के बाद उसका बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, लेकिन बौद्धिक टेक्स्ट के अनुसार जो शुरुआती जो किंगशिप वाली थ्योरी थी उसमें राजा का इलेक्शन सारी पब्लिक के द्वारा मिलजुल के किया जाता था। अब महाभारत को लेकर हिस्टोरियन से कुछ सवाल जवाब है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हिस्टोरियंस एंड दी महाभारत, कि महाभारत की सारी कहानी को लेकर हिस्टोरियंस के क्या क्या विचार हैं वो हम नंबर वन वाइज देखते हैं। पहली बात तो हिस्टोरियंस जो विचार किया वो है महाभारत की लैंग्वेज क्या है, कि लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट, कि इस टेक्स्ट की भाषा क्या है, वेदर इट वाज ऑर्डिनरी पीपल्स लैंग्वेज और द लैंग्वेज ऑफ द प्रीस्ट और द लैंग्वेज ऑफ द एलाइट्स, कि महाभारत की भाषा क्या कॉमन लोगों की भाषा है, या फिर ये जो पृष्ठ लोग होते हैं, ब्राह्मण्स होते हैं, उनकी भाषा है, या फिर जो एलाइट वर्ग होती है, जो उच्च वर्ग होता है, उसकी लैंग्वेज को इसमें यूज किया गया है। काइंड ऑफ द टेक्स्ट, कि महाभारत किस प्रकार का टेक्स्ट है, वेदर इट वाज ए मंत्र और स्टोरी, कि या तो महाभारत केवल एक कहानी के रूप में है, या महाभारत एक मंत्रों के रूप में है, जैसा कि वेद में सारे के सारे वेद मंत्रों के रूप में लिखे गए हैं, इसको किस प्रकार से लिखा गया है। ऑथर्स पर्सपेक्टिव इन राइटिंग द टेक्स्ट, कि इस टेक्स्ट को लिखते समय जो लेखक है उसका पर्सपेक्टिव क्या रहा होगा। द ऑडियंस टू हुम इट वाज रिटन, कोई भी टेक्स्ट लिखा गया होगा तो किस प्रकार की ऑडियंस को, किन लोगों को उसने रेफर किया होगा, किन लोगों को इसने मतलब संबोधित किया है, इसको सुनने वाले लोग कौन होंगे। डेट ऑफ द कंपोजिशन और कंपाइलेशन ऑफ द टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है वो किस दिन पूरी तरीके से लिखा गया था या कब इसको कंपाइल किया गया था। द प्लेस ऑफ कंपोजिशन, इस टेक्स्ट को लिखने की जगह कौन सी रही होगी जहां पर इसकी रचना की गई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। वन बाय वन इसके सवाल हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। वी हैव बीन कंसीडरिंग द संस्कृत लैंग्वेज महाभारत, कि महाभारत है उसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है, लेकिन जो संस्कृत यूज्ड इन महाभारत इज सिंपलर देन दैट ऑफ वेदास ऑफ द प्रशस्ति, लेकिन जिस संस्कृत भाषा का इसमें यूज किया गया है महाभारत में, वो संस्कृत भाषा जो वेदों में जिस संस्कृत का यूज हुआ है या जो प्रशस्तियों में जिस संस्कृत का यूज हुआ है उसके कंपैरिजन में कॉमन संस्कृत है, सिंपलर संस्कृत है, यानी साधारण थोड़ी इजी संस्कृत का यूज हुआ है। इसके बजाय जो वेद, जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, और प्रशस्ति, जैसे कि प्रशस्ति का हमने नाम सुना है गुप्त एम्पायर में समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है जिसको प्रयाग प्रशस्ति बोला जाता है, इन प्रशस्तियों में जिस संस्कृत का यूज हुआ है वो बहुत ही मतलब एक हार्ड संस्कृत है, जिसमें जो वर्डों का जो चयन है वो वर्ड्स हैं वो कॉमन टाइम में प्रचलित नहीं थे। लेकिन महाभारत में जिन संस्कृत के शब्दों का यूज किया गया वो सिंपल है ताकि कॉमन पीपल भी शायद उसे समझ सकें। सो इट वाज प्रोबेबली बेटर टू बी अंडरस्टूड, और ये शायद इसलिए किया गया ताकि लोग आसानी से इसे समझ सकें। बट हु रोड द टेक्स्ट, लेकिन ये टेक्स्ट है उसको लिखा किसने। The original story was composed by the chariot bards known as the Suits, who accompanied the Kshatriya warriors to the battlefield and composed poems celebrating their victories and their accomplishment. ये माना जाता है, हिस्टोरियंस के द्वारा माना जाता है कि जो ओरिजिनल स्टोरी है, जो शुरुआती जो कहानी है वो कहानी सूतों के द्वारा लिखी गई है। अब जो सूत होते थे ये कौन होते थे, नॉर्मली जो सूत वो वर्ग होता था जो कि जो क्षत्रिय वर्ग के लोग होते हैं, जब वो बैटलफील्ड में जाते थे तो उस बैटलफील्ड में इन क्षत्रिय वर्ग के लोगों का जो रथों का जो संचालन करते थे, जैसे कर्ण को पूरी महाभारत की स्टोरी में सूत पुत्र बोला गया क्योंकि उसका जो फादर था वो जो भीष्म पितामह थे उनके रथ का संचालन करते थे। तो ये सूत पुत्र नॉर्मली बैटलफील्ड में जो क्षत्रिय योद्धा होते थे, जो लड़ाई करते थे, उनको मोटिवेट करने के लिए उनकी कहानियां बनाते थे और वहां पे उनको सुनाया करते थे। या फिर युद्ध से आने के बाद जब कॉमन पीपल के बीच अपना जो मालिक होते हैं, मास्टर्स होते हैं, उनकी प्रशंसा में युद्ध के अंदर उनकी क्या वलियर रहा, क्या उन्होंने साहस का प्रदर्शन किया, उसको कॉमन लोगों के बीच सुनाने के लिए वो कई प्रकार के पोइम लिखते थे या प्रोज के द्वारा उनकी विक्ट्रीज और उनके जो उपलब्धियां थी उनको कॉमन लोगों तक पहुंचाने के लिए वो इस प्रकार की रचनाएं करते थे। तो माना जाता है कि शुरुआती जो महाभारत है वो इसी प्रकार के सूतों के द्वारा लिखी गई है। अब ये महाभारत लिखा कब गया हुआ, दीज कंपोजिशंस वर सर्कुलेटेड ओरली, शुरुआत में ये जो महाभारती कहानी लिखी गई वो मौखिक रूप से ही रही है, इसको रिटन फॉर्म बहुत बाद में दिया गया है। बाय 5th BC
5वीं शताब्दी ईस्वी में द ब्राह्मण्स बिगेन कमिटिंग दिस टू राइटिंग, ब्राह्मणों ने इसे राइटिंग के रूप में लिखना शुरू किया, लिखित रूप इसको प्रोवाइड किया। It is also possible that the upheaval occurring in social values being replaced by new norms at this time were reflected in Mahabharata। इसीलिए ये संभव हो पाया है कि उस समय जो 5th सेंचुरी बीसी या 4th सेंचुरी बीसी के आसपास जो नए नए प्रकार के सोशल नॉर्म्स आ रहे थे, उन सोशल नॉर्म्स को भी हम महाभारत में देख पाते हैं। तो माना हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि महाभारत की जो स्टोरी है वो पहले से ही प्रचलित रही है, लेकिन शुरुआत में ये स्टोरी ओरल के रूप में थी, मौखिक रूप से लोगों के बीच प्रचलित रही है। लेकिन 5th सेंचुरी बीसी में जब इसको रिटर्न फॉर्म दिया गया तो लिखते समय इसमें उस समय के जो पर्टिकुलर जो सोशल नॉर्म्स थे उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। अनदर फेज जो दूसरा हिस्टोरियंस है उनका यह मानना है कि महाभारत है वो 200 बीसी से लेकर 200 बीसी के बीच लिखी गई है, यानी कि 200 शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 200 बीसी के बीच लिखा गया। तो उसका जो लॉजिक उन्होंने दिया है कि ये वो समय था जब वर्शिप ऑफ विष्णु वाज ग्रोइंग एंड कृष्णा वाज बीइंग आइडेंटिफाइड विद विष्णु, कि इस समय जो विष्णु है उसकी पूजा बढ़ती जा रही थी और कृष्णा को, भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का एक रूप माना जाता था। इन लोगों का यह मानना है कि महाभारत में जो गीता का जो चैप्टर है, ये चैप्टर इसी वर्शिप से इंक्लूड होकर वहां पे लोगों ने इंक्लूड किया है। इस स्टोरी के अंदर ये स्टोरी पहले से चली आ रही थी, लेकिन उस समय जब विष्णु की पूजा लगातार बढ़ने लगी सोसाइटी में और श्री कृष्णा को विष्णु का एक रूप मान लिया गया, तो उसको महिमा मंडित करने के लिए गीता के रूप में महाभारत में एक नया चैप्टर इंक्लूड करते हुए सारी महाभारत को अब श्री कृष्ण के अकॉर्डिंग लिखा गया है। Between 200 and 400 CE, dedicated sections resembling the मनुस्मृति were added। इसके साथ ही 200 से 200 शताब्दी ईस्वी के बीच के जो डेडिएटिक सेक्शंस हैं, जो इसमें जो बाद में इसकी व्याख्या करने वाले सेक्शन हैं, उन सेक्शंस को यदि हम देखें तो वो सेक्शंस मनुस्मृति से भी रिसेंबल करते हैं, यानी कि मनुस्मृति के रिटर्न का भी यही टाइम है। तो मनुस्मृति में जो डिफरेंट डिफरेंट सोशल नॉर्म्स दिए गए थे, अब राइटर्स ने उन सोशल नॉर्म्स को महाभारत के अंदर भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया था। All these additions made the text, which started with less than 10,000 verses to 1 lakh verses। तो इस प्रकार से महाभारत में जो अलग अलग प्रकार के एडिशंस होते चले गए टाइम के साथ साथ, तो शुरुआती जो महाभारत है उसमें माना जाता है कि 10,000 से भी कम श्लोक थे, लेकिन इन टेक्स्ट के एडिशन के कारण लगभग 1 लाख श्लोक बाद में इसमें हो गए हैं। द वर्क इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू शेख वेदास व्यास। जो नॉर्मली माना जाता है कि महाभारत की जो रचना है वो वेद व्यास ऋषि के द्वारा की गई है। द टेक्स्ट प्रेजेंटेड इज क्लासिफाइड इनटू 2 सेक्शंस। जो टेक्स्ट है उसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। वन दैट कंटेन स्टोरीज, पहले एक टेक्स्ट वो है जिसमें की कहानियां दी गई है, और दूसरा टेक्स्ट वो है जिसमें की नरेटिव उन कहानियों का वर्णन किया गया है। अदर सेक्शन कंटेनिंग परसेप्शंस अबाउट सोशल नॉर्म्स नोन एज डिडेक्टिक। जो दूसरा जो परिशिष्ट है जिसमें कि सोशल नॉर्म्स के रूप में जैसे मनुस्मृति कुछ चीजों को उसमें ऐड ऑन कर दिया गया है, उस समय के जो धर्मशास्त्र धर्मसूत्रों में कुछ बातें थी सोशल नॉर्म से रिलेटेड उनको इसमें ऐड ऑन कर दिया गया है, तो उस पार्ट को हम डेडिकेटिक पार्ट के नाम से जानते हैं। दिस सेक्शन इंक्लूड्स स्टोरीज एंड नैरेटिव्स कंटेनिंग सोशल मैसेज। और इस स्टोरी में वो सारी कहानियां और वर्णन दिए गए हैं जो कोई ना कोई सोशल मैसेज पास ऑन करने की कोशिश करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ हस्तिनापुर। अब महाभारत की जो कहानी है कि वो सच्ची है झूठी है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने उसके बारे में जानने के लिए महाभारत में जो हस्तिनापुर का वर्णन आया है, तो हस्तिनापुर के एक्सप्रेशन करने की खोज की है। तो एक्सप्रेशन एज हस्तिनापुर जो कि मेरठ और यूपी में है, वर कंडक्टेड इन 1951-52 बाय बीबी लाल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो 1951-52 में बीबी लाल की लीडरशिप में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हस्तिनापुर के अंदर एक्सप्रेशंस किए हैं ताकि महाभारत की स्टोरी की सच्चाई को जाना जा सके। हाउसेज ऑफ दिस पीरियड वर बिल्ड ऑफ मड ब्रिक एज वेल एज ब्रेंड ब्रिक्स। तो हस्तिनापुर की खुदाई में हमें जो घर मिले हैं उनमें से ज्यादातर घर या तो मड ब्रिक्स के बने हुए हैं, कच्ची ईंटों के बने हुए हैं, या फिर जो ईंटें हैं वो पकाई गई थी। सोकेज जार्स एंड ब्रिक्स ड्रेन्स वर यूज्ड फॉर ड्रेनिंग आउट रिफ्यूज वाटर। इसके अलावा जो गंदा पानी था उसको बाहर निकालने के लिए ईंटों से बने हुए या तो सोकेज जार्स मिले हैं वहां पे, या ब्रिक से बनी हुई ड्रेनेज सिस्टम हमारे पास वहां से मिला है। टेराकोटा रिंग वेल्स हैव बीन यूज्ड बोथ एज वेल्स एंड ड्रेनेज पिट्स। जो टेराकोटा के जो रिंग वेल्स हैं, जो रिंग वेल है इस प्रकार के बने हुए हैं कि एक के ऊपर एक रिंग वहां पे बनी हुई है। तो इस प्रकार के जो टेराकोटा रिंग वेल हैं वो दो काम के लिए यूज किए जाते थे, या तो वेल्स के रूप में यूज हो रहे थे या फिर उनको ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी यूज किया जाता था कि गंदा पानी भी इसके अंदर डालने का काम किया जाता था ड्रेनेज पिट के रूप में। पोलेंट्री मैरिज इन महाभारत। महाभारत में पोलेंट्री मैरिज का जो एग्जांपल हमारे पास आता है कि पोलेंट्री मैरिज जैसे पहले भी हमने बात की थी कि ये एक वाइफ कई सारे हस्बैंड से शादियां करती है, ठीक है, तो ये द्रौपदी वाला एग्जांपल है।
द्रौपदीज मैरिज विद पांडवास वाज एन एग्जांपल ऑफ वॉलेंटरी मैरिज। जो द्रौपदी की जो पांडवों से शादी होती है, 500 पांडवों से जो शादी करती है, वो वॉलेंटरी मैरिज का एग्जांपल है। दिस मैरिज इन महाभारत सजेस्ट डिफरेंट थिंग्स। ये मैरिज है उसका महाभारत में अलग अलग चीजों को सजेस्ट करती है, जो हिस्टोरियंस अनुमान लगाते हैं। इट मे बी बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ वीमेन ड्यू टू द इनकंस्टेंट वार और ड्यू टू द सिचुएशनल क्राइसिस एंड ऑल्सो दैट नैरेटिव समटाइम्स डज नॉट रिफ्लेक्ट द सोशल रियलिटीज। तो पहला जो रीजन हिस्टोरियंस अनुमान लगाते हैं वो ये कि हो सकता है उसमें बहुत सारे नए नए महाजनपद बन रहे थे, तो बहुत सारी बैटल्स होती थी, बहुत सारे युद्ध होते थे। तो उस समय इस बैटल फील्ड में कहीं ना कहीं महिलाओं की संख्या कम हो गई होगी इंद्रप्रस्थ में, उस रीजन में, जिसके कारण एक ही महिला से कई सारे पुरुष शादी कर रहे होंगे, इसलिए पॉलिंडी मैरिज की शुरुआत हुई। या हो सकता है कि उस समय ऐसा कोई सिचुएशनल क्राइसिस आया हो जिससे कि महिलाओं की संख्या कम होने के कारण इस प्रकार की शादियां संपन्न की जाती होंगी। या तीसरा जो अनुमान हिस्टोरियन लगाते हैं वो ये लगाते हैं कि कई बार जो कहानी के जो नैरेटिव होते हैं वो उस समय की सोसाइटी की जो रियल स्टोरी होती है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो इसका कहने का मतलब हिस्टोरियंस का ये कि हो सकता है कि कहानी को और ज्यादा रोचक बनाने के लिए उन्होंने इसको एक मिथक के रूप में, एक कल्पना के रूप में भी इसको इंक्लूड किया हो सकता है। महाभारत है डायनेमिक टेक्स्ट। महाभारत को एक डायनेमिक टेक्स्ट क्यों बोला जाता है? तो सिंपल सा रीजन कि महाभारत वाज रिटन इन ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। महाभारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट में लिखा गया है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए डायनेमिक टेक्स्ट। Second, those people who wrote versions of the epic added stories originated or circulated in their localities। जिन जिन लोगों ने महाभारत के अलग अलग वर्जन्स लिखे हैं उन्होंने महाभारत की स्टोरी को लिखते समय अपने पर्टिकुलर रीजन में जो अलग अलग प्रकार की सोशल नॉर्म्स उस समय प्रचलित थे या किसी भी प्रकार की जो उस समय की वहां पे प्रथाएं प्रचलित थी उन सबको भी उन्होंने एड ऑन कर लिया है। द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द एपिक वाज ऑफन रीटोल्ड इन मैनी वेज। जो महाभारत की जो सेंट्रल स्टोरी है उसको भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से बताया है। एपिसोड्स वर डिसाइप्टेड इन स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स। इसके अलावा महाभारत की जो कहानी है वो हमारे मंदिरों में कई प्रकार की स्कल्पचर्स में भी हमें देखने को मिलती है, साथ ही उस समय की पेंटिंग्स वगैरह यानी आर्ट वर्क में भी उसको अलग अलग तरीके से डिसाइप्टेड किया गया है, अलग अलग तरीके से उसे दिखाया गया है। दे ऑल्सो प्रोवाइडेड थीम्स फॉर ए वाइड रेंज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट प्लेज। इसके अलावा जो महाभारत की जो कहानी है उसकी अलग अलग थीम्स को लेकर कई प्रकार के उस समय मंदिरों में प्लेज के द्वारा, डांस के द्वारा या अदर काइंड ऑफ नैरेटिव्स के द्वारा भी उसका प्रदर्शन किया जाता था। स्पेशली साउथ इंडिया के टेम्पल्स में यदि आप देखोगे तो वहां पर मंडप होता है, एक बड़ा सा टेम्पल का पार्ट होता है। इस मंडप में जो कॉमन पीपल होते हैं, जो दर्शन के लिए लोग आते हैं, उनके सामने जो देवदासियां होती हैं वो डांस के द्वारा या प्ले के द्वारा महाभारत रामायण की कहानियों को परफॉर्म करती हैं। तो यहाँ भी महाभारत की कहानियों को दिखाया जाता था। जो की वर्ड्स आए हैं इस चैप्टर में, कुला, कुला का मतलब संस्कृत टेक्स्ट है जिसका मतलब होता है डेजिनेटेड फैमिली की, एक फैमिली के जो मेंबर्स एक पर्टिकुलर कुल को संबोधित करते हैं। किन, ए ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग ए कॉमन लीनेज, एक ही प्रकार का संबंध रखने वाले एक ग्रुप ऑफ पीपल। पैटर्नली यानी पिता से जो आता है, मैटरनली जिसका रेफरेंस माता से होता है। मेट्रोनॉमिक्स का सिस्टम वो है कि जिसमें जो नाम है वो माता से निकल के आता है। सातवां रूलर्स में हमने देखा है कि वहां पे उनका नाम माताओं से निकला हुआ है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, इस प्रकार से। वृहदारण्यक उपनिषद है, वन ऑफ द अर्लीस्ट उपनिषद, कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ अनसक्सेसिव जनरेशंस ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, many of whom were designated by मेट्रोनॉमिक्स। इसके अलावा जो वृहदारण्यक उपनिषद है, याद रखिएगा, इसमें भी कई इस प्रकार के स्टूडेंट्स और टीचर्स का नाम दिया गया है जिनका ओरिजिन उनकी माताओं से था, ना कि पिता से। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त क्या है? पुरुष सूक्त देखिए ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर जो ऋग्वेद जो सबसे पहला वेद है, इस ऋग्वेद को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 10 पार्ट्स में। इन 10 पार्ट्स को बोला जाता है 10 मंडल। तो जो सबसे लास्ट का मंडल है उस मंडल का नाम पुरुष सूक्त है। अभी पुरुष सूक्त मंडल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पुरुष सूक्त के अंदर ही पहली बार वो कहानी बताई गई है कि ब्रह्मा की जो मस्तिष्क और मुख था उससे ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है, उसकी जो भुजाएं और चेस्ट है वहां से क्षत्रियों का जन्म होता है, उसके उधर से वैश्यों का जन्म होता है और उसकी जो जंगाएं हैं, पैर हैं, वहां से शूद्रों का जन्म हुआ है। तो इस प्रकार से सोसाइटी के अंदर जो है 4 वर्णा की जो स्टोरी है, सोसाइटी का जो 4 वर्णों में डिवीजन है, इसकी कहानी पहली बार पुरुष सूक्त के अंदर बताई गई है। वणिक का मतलब होता है व्यापारी, ठीक है, जो मर्चेंट होता है उस मर्चेंट को व्यापारी नाम दिया गया है। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू याद रखिएगा, मरीचकटिका नाम से एक प्ले है जो कि शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, वहां पर एक मणिक की स्टोरी दी गई है, तो इसलिए यहाँ पर ये टर्म यूज है। ओके फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 कंक्लूड होता है। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।